हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने वीडियो नंबर 2.1 में देखा, हमने हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। आज के इस वीडियो नंबर 2.2 में हम जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बच्चों, पहले एक बार देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर या सारी अथॉरिटी केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, मिडिल और लोअर लेवल के पास बहुत कम अथॉरिटी होती है, मेन अथॉरिटी जब टॉप लेवल के पास होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। दूसरा वर्ड है इस प्रिंसिपल में डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हर एक लेवल पर किया जाए, मतलब टॉप लेवल के पास भी सेम अथॉरिटी हो, मिडिल लेवल के पास भी अथॉरिटी हो और लोअर लेवल के पास भी अथॉरिटी हो, ऐसी कंडीशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब इस प्रिंसिपल के जरिए हेनरी फ्योल क्या कहना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of organization। तो हेनरी फ्योल क्या कहना चाहते हैं कि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एक कंपनी में दोनों का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कंपनी को सेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे भी मिल पाएंगे और डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे भी मिल पाएंगे। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर। अगर मान लीजिए कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन कम हो सकता है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम है, तो जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम है तो सारी जो पावर है वो टॉप लेवल अपने पास रखते हैं। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ जाता है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन सफिशिएंट नहीं होता। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ऐड करना पड़ता है। तो ये मिक्सचर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर। देखिए आगे लिखा है, अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is a need for decentralization। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन आवश्यक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कई बातों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आगे देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपने अभी अभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा पिछली स्लाइड में, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं मीनिंग के आधार पर क्या डिफरेंस है। इट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी या पावर होती है वो सारी पावर, सारी अथॉरिटी केवल हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट रिफर्स टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो सारे लेवल्स यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो तीनों लेवल पर हो सकती है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए,
तो इसके आधार पर टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी। जैसे आपको बताया मैंने, सेंट्रलाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में द अथॉरिटी इज़ सिस्टमैटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो सिस्टमैटिकली डिवाइड की जाती है हर एक लेवल पर, यानी कि हर एक लेवल के मैनेजर के पास डिसीज़न लेने की कुछ पावर होती है। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा तो क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे, और अगर नहीं किया जाएगा तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट, अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएंगे। और क्या होगा, फास्ट डिसीजंस एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय ऑप्शनल एंड टॉप लेवल। देखिए, जब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होगी। अब अगर मान लीजिए खाली सेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग पावर केवल टॉप लेवल के पास है। तो अगर कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना है और टॉप लेवल वाले अवेलेबल नहीं हैं तो उस समय डिसीजन डिले होगा। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, डिले इन डिसीजंस। डिसीजंस जो हैं वो डिले हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास अथॉरिटी नहीं होगी डिसीजन लेने की, तो डिसीजंस डिले होंगे। और क्या होगा, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। जब ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो अथॉरिटी केवल टॉप लेवल के पास ही सेंट्रलाइज्ड होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करें। तो ये प्रिंसिपल आपको आई होप क्लियर हो। तो बच्चों, हमारा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर से मतलब कोई कमांड देना या किसी को आदेश देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर से मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। बच्चों, आपको ये पता होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति और वस्तु के लिए एक प्लेस फिक्स की जाती है, एक जगह फिक्स की जाती है। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, आपके घरों में हर एक सामान की एक जगह फिक्स होती है। जैसे सारे बर्तन, सारे यूटेंसिल्स कहाँ रहते हैं, किचन में। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा, हेनरी फ्योल ने कहा कि हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु की ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक जगह फिक्स होनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति एवं वस्तु अपनी जगह पर ही मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए स्कूल है, उस स्कूल में आपको पता है कि हर एक टीचर की एक प्लेस फिक्स है, हर एक वस्तु की एक प्लेस फिक्स है। जैसे बुक्स हमें कहाँ मिलती हैं, लाइब्रेरी में। चौक हमें कहाँ मिलती है, हमें पता है कि ऑफिस में मिलेगी। तो अगर हर वस्तु, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर हमेशा रहेगा तो क्या होगा, उसको ढूंढने में समय वेस्ट नहीं होगा। देखिए, अगर हर एक व्यक्ति या वस्तु अपनी जगह पे नहीं मिलेगा तो क्या होता है, हमें उस वस्तु व्यक्ति को ढूंढने में समय लगता है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि हर एक व्यक्ति और वस्तु ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो प्लेस फिक्स है वो वहीं पर ही रहना चाहिए, जिससे कि अगर उससे किसी को कुछ काम है तो वो सीधे उसकी प्लेस पे जाकर उस व्यक्ति से काम ले सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। मैंने आपको बताया ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं है, बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज़ अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज़ के लिए, हर एक वस्तु के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए एक फिक्स प्लेस का होना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। अब फ्योल क्या कहते हैं, फ्योल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरीथिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्स प्लेस और सीट और केबिन फॉर एवरी एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज़ वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटीरियल और एनी पर्सन। तो अगर हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर होगा, हर एक वस्तु अपनी जगह पर होगी, तो उसको ढूंढने में समय वेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, अब प्रोडक्शन में कई सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं,
तो अगर हम टूल्स की एक जगह को निर्धारित कर दें और टूल्स वहीं पर ही रखे जाएं, तो क्या होगा, कभी भी किसी वर्कर को टूल की आवश्यकता होगी तो वो सीधे उस जगह पे जाके वो टूल ले लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उन टूल्स की कोई निर्धारित जगह नहीं है और वर्कर को टूल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर ढूंढता रहेगा और वो टूल उसको मिलने में समय लगेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन में भी टाइम लग जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि हर वस्तु और हर एक व्यक्ति की अपनी जगह होनी चाहिए और वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहने चाहिए। चलिए इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। देखिए, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल यानी कि व्यक्ति और वस्तु को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा, ये एक अच्छी बात होगी। और क्या होगा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक ऑपरेशन। जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, वो बड़ी ही स्मूथ और सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहेंगे। देखिए, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल को ढूंढने में समय वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। और क्या होगा, अनेबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। जब हमें उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी उस समय वो व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा अगर वो अपनी जगह पे नहीं होगा। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो देखिए, यहाँ पर इक्विटी का जो मतलब है वो समानता से है, एक रूपता से है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब should be provided with same working conditions, wage rate and incentives. There should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, belief और nationality। देखिए, हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल के माध्यम से ये समझाया कि मैनेजर्स को हर एक एम्प्लॉइज़ जो कि एक सिमिलर नेचर की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ हमेशा सेम व्यवहार रखना चाहिए। उन सबको सेम वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, सेम वेज रेट मिलना चाहिए, सेम इंसेंटिव्स मिलने चाहिए और सेम प्रमोशन के या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो या नेशनैलिटी के आधार पर हो। तो किसी भी आधार पर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखिए आगे, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू द ऑल एम्प्लॉयज़ हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। तो उन्होंने ये कहा कि मैनेजर्स को एक गुड सेंस और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके हर एक एम्प्लॉय के साथ एक फेयरनेस ट्रीटमेंट और उसके साथ जितना फेयर हो सके उतना फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्योल, एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। फ्योल कहते थे कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ अगर फेयर और जस्टिस करेंगे तो वो अपना मैक्सिमम एफ़र्ट दे सकेगा, वो मोटिवेट रहेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ प्यून एंड सुपरवाइज़र, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स इन द सेम वे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड्स, पोजीशन एंड जेंडर। बच्चों, यहाँ पर इक्विटी का मतलब कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल सैलरी देने से है। नहीं, यहाँ इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी देने से नहीं है, बल्कि यहाँ इक्विटी का मतलब है सेम डिसिप्लिनरी रूल्स सबके लिए फॉलो किया जाना। यहाँ पर हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के, वो सबके द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, वो रूल्स सबके लिए होने चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सुपीरियर है तो उसके लिए कोई रूल नहीं है और सारे रूल सबऑर्डिनेट के लिए हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स सेम लेवल पर काम कर रहे हैं या सेम लेवल पर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के साथ सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, सारे जो इंसेंटिव्स हैं वो समान होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है, मान लीजिए एक पियोन है वो बहुत लोअर लेवल पर काम कर रहा है और एक डिपार्टमेंट हेड है जो हाई लेवल पर काम कर रहा है, तो दोनों की सैलरी ऑफ कोर्स सेम नहीं हो सकती। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि पियून के लेवल पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 पियून हैं, तो 4 पियून्स की जो सैलरी है वो समान होनी चाहिए, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो समान होनी चाहिए, उनके साथ समान और काइंड और जस्ट फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कि अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। देखिए, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएंगे। एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, हर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई रहेगा। और एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे क्योंकि उनके साथ आप एक जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाया तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। टर्नओवर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्प्लॉयज़ का आना जाना, मतलब एम्प्लॉयज़ आएंगे और जल्दी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। फिर क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल। तो बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल क्या कहना चाहते थे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल का कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का टेन्योर होता है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, जो एम्प्लॉयज़ का कार्यकाल होता है वो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र्स या टर्मिनेशंस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के मन में एक इनसिक्योरिटी सी बनी रहेगी। एम्प्लॉयज़ हमेशा ये डर में रहेंगे कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है। तो अगर स्टेबिलिटी रहेगी उनके टेन्योर में, उनको मौका दिया जाएगा जो उन्होंने सीखा है उसको अच्छे से परफॉर्म करने का, तो वो मन लगा के काम करेंगे और उनके अंदर एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट होगी। तो देखिए इस प्रिंसिपल का के अंदर क्या है, देख लेते हैं। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, बात आ गई कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees can not contribute their maximum. तो हेनरी फ्योल ने कहा कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके मन में इनसिक्योरिटी रहेगी जॉब को लेके, उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि हमारी जॉब कभी भी जा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंट टर्नओवर का मतलब आना जाना, फ्रीक्वेंटली आना और जाना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर बहुत फ्रीक्वेंटली होता है तो ये बहुत ही बुरी बात है, और ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्किंग होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अच्छा, उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र तभी होने चाहिए जब आपका कोई रीज़न बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो। मतलब आप एम्प्लॉय को तभी निकालिए जब बिल्कुल अनअवॉइडेबल रीज़न हो, तब आप एम्प्लॉय को फ्रीक्वेंटली या ट्रांसफ़र या टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
छोटी सी बात पे एम्प्लॉय को निकाल देते हैं या एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो हैं वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए, नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज इट टेक्स some time to a person to learn and get settled on a job, and by the time he gets settled and he receives transfer order, then it will be wastage of resources and employee will not be able to contribute his best for organization। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र या रोटेशन भी नहीं होने चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र्स नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि एम्प्लॉई जो है वो एक जगह सेटल होकर काम नहीं कर पाएगा। अब आप अपने स्कूल का ही एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं और जैसे ही वो आपके साथ सेट होते हैं, आपको उनका समझ में आने लगता है, वैसे ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर कोई नया टीचर आता है, फिर आप उसके साथ सेटल होते हैं, थोड़े टाइम बाद उसका भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चलता रहा कि बार बार ट्रांसफ़र्स होते रहे, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र्स होते रहे, तो टीचर के लिए भी दिक्कत है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो एक जगह सेट होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेगा और इतने में क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो फिर वापस से उसको अपना नया इन्वायरमेंट में ढलने के लिए टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा, हेनरी फ्योल ने कहा कि एम्प्लॉय को एक जगह सेटल होने का टाइम देना चाहिए और उसको वहाँ पर काम सीखने का, वहाँ के लोगों से जुड़ने का टाइम दिया जाना चाहिए। तो बार बार उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। इससे टाइम का वेस्टेज होगा, प्लस जब हम ट्रांसफ़र देंगे एम्प्लॉय को तो उसका ट्रांसफ़र का सारा खर्चा, तो उसमें भी काफ़ी अमाउंट कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट होगा। तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए हमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से भी बचना चाहिए। आगे हेनरी फ्योल कहते हैं कि जब आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको अपॉइंट कर रहे हैं, उस समय आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस और बड़े केयरफुली एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन बाद में जब आपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको थोड़ा मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बड़ा अच्छे सा सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करके एम्प्लॉय को अपॉइंट किया और जैसे ही एम्प्लॉय ने काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में थोड़ी सी उससे गलती हो गई, आपने उसको निकाल दिया। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो इतना समय लगाया उसको सेलेक्ट करने में, वो सारा समय वेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो हेनरी फ्योल ने आगे ये भी कहा कि आप जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करिए और एक बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करिए। लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एम्प्लॉय को एक मिनिमम टेन्योर, एक मिनिमम टाइम फिक्स देना चाहिए जिसमें कि वो काम को सीख सके और अपने पोजीशन जिस पर कि वो अपॉइंट हुआ है उसका काम अच्छे से सीख सके। तो देखिए यहाँ लिखा है, personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure, but once selected they should be kept at their position or post for minimum a fixed tenure. They should have stability of tenure। मतलब उनके जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो कार्यकाल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के फर्म में क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और अगर नहीं करें इस प्रिंसिपल को तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखिए, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इससे इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय का जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय के मन में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, तो वो और अच्छे से काम कर पाता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं होता टाइम का। आपने एक बार एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, फिर वो लंबे समय तक आपके साथ चलता है, तो इससे क्या होगा कि समय का वेस्ट नहीं होगा। अगर आप बहुत जल्दी उसको ट्रांसफ़र कर दें या उसको टर्मिनेट कर दें तो आपको फिर नया एम्प्लॉय ढूंढने के लिए काफ़ी सारा टाइम और मनी वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो भी जो वेस्टेज है वो कम होगा अगर आप ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
पहला है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द लर्निंग ऑफ न्यू जॉब। क्या होगा कि एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली छोड़ के जाएगा तो नया जो एम्प्लॉय आएगा उसको बार बार वो जॉब को सीखने में टाइम वेस्ट होगा। अभी एक एम्प्लॉय आया था, उसने थोड़ा सा सीखा और जैसे ही सीखा आपने उसकी एक छोटी सी गलती पर उसको निकाल दिया, तो अब क्या होगा, जब नया एम्प्लॉय आएगा तो वो भी फिर दोबारा से सीखने में टाइम लेगा। तो इससे समय का भी वेस्ट होगा और कई सारे रिसोर्सेज का भी वेस्ट होगा। और दूसरा इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन होगा, एक जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यह इनिशिएटिव का मतलब है पहल। देखिए, हेनरी फ्योल ने ये कहा कि हमें यानी कि मैनेजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को इनवाइट करना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपने सजेशंस हमें दें और हम उनके सजेशंस को सुने और अगर उसमें से कुछ अच्छे सजेशन है तो उसको आगे फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा हम सिस्टम डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं इनिशिएटिव लूँ, मेरी भी सुनी जा रही है। तो एम्प्लॉय को एक इनिशिएटिव लेने का मौका देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब इनिशिएटिव लेता है तो हम कहते हैं कि वो एक सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके अंदर मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव ले पा रहा है। इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। ठीक है, इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इनिशिएटिव का मतलब ये भी है कि सोचना, नई चीज़ों को सोचना और जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना। अब फ्योल ने क्या सजेस्ट किया, फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan। तो फ्योल ने क्या सजेस्ट करा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़कर अपने कुछ सजेशंस दें और जो भी प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करें। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो क्या करते हैं, अपने डिसीजंस सारे लेते हैं, अपने डिसीजंस थोपते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की कभी नहीं सुनते। एम्प्लॉयज़ सजेशन देते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये होगा, तो वो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट की या अपने एम्प्लॉय की नहीं सुनते। वो हमेशा अपना जो भी उनके दिमाग में आता है वो डिसीज़न लेके अपना काम करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉय को है ना एक डिससेटिस्फैक्शन सा होता है और एम्प्लॉय जो भी प्लानिंग टॉप लेवल के द्वारा की गई है, मैनेजर्स के द्वारा की गई है, उसको बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करता, मन से एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन एक तरफ कई ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसा सिस्टम भी डेवलप करती हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपने सजेशंस दें और यदि उनके सजेशंस अच्छे होंगे तो उनको इंसेंटिव भी मिलेगा प्लस उनके सजेशंस को फॉलो भी किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं, एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हाँ, हमसे भी पूछा जा रहा है और अगर उनसे पूछने के बाद, उनसे सजेशंस लेने के बाद हम कुछ उनको देंगे करने के लिए तो वो मन से करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, हमसे भी राय मांगी गई थी। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने का एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर फ्रेमिंग द प्लान्स। तो फ्योल क्या कहते हैं कि मैनेजर्स को कोई भी प्लानिंग करने से पहले एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, उनके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा है, बट इट डज़ नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। देखिए इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्लॉयज़ का सजेशन लेने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी बिल्कुल एम्प्लॉयज़ के कहने पर ही चले या फिर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके कहने पर ही चले, उनकी सारी बात माने। नहीं, इसमें केवल उनसे सजेशंस लेने की बात है।
इसका मतलब ये है कि कंपनीज जो डिसीज़न मेकिंग करती हैं वो डिसीज़न मेकिंग तो वैसे ही करेंगी जैसे करती हैं, प्लान जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे। बस एम्प्लॉय से सजेशन लेना है, अगर सजेशंस अच्छे हैं तो उनको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है। अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल कॉस्ट और टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। तो एक अच्छी कंपनी में क्या होना चाहिए, एक ऐसा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें कि अगर किसी एम्प्लॉय के सजेशन से कॉस्ट में रिडक्शन हो या फिर टाइम में रिडक्शन हो, तो ऐसे सजेशंस को कंपनीज़ को रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके सजेशन के बदले में कुछ ना कुछ उसको इंसेंटिव देना चाहिए। ऐसे क्या होगा, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अपने सजेशंस देंगे और मोटिवेट रह के काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। चलिए अगले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रिंसिपल के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मतलब यदि हम इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए, डेवलप्स फीलिंग इन एम्प्लॉयज़। जब ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फीलिंग, एक अपनेपन की फीलिंग क्रिएट होगी। उनको लगेगा कि हाँ, हमसे भी मैनेजमेंट पूछता है, हमसे भी डिसीज़न मेकिंग करते समय सजेशंस लिए जाते हैं। और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो है अपने टारगेट समय पे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने सजेशंस दिए थे और उनसे पूछा गया था तब कोई डिसीज़न लिया गया, तो उनको जो भी फाइनल डिसीज़न होगा उसमें उनकी सहमति भी होगी, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और समय पे पूरा कर पाएंगे। फिर अगर आप ये प्रिंसिपल डेवलप नहीं करते या अडॉप्ट नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि ये तो हमसे कभी कुछ पूछते नहीं हैं, ये अपने डिसीजंस हम पे थोप देते हैं। तो जब एम्प्लॉय के मन में ऐसी भावना आएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो बेस्ट एबिलिटी में काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, दूसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर डीमोटिवेशन आ जाएगा, वो मोटिवेट होकर काम नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। अगला प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप्स। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, हेनरी फ्यूल ने कहा कि और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बहुत आवश्यक है। यूनिटी का मतलब आई होप आप सब जानते होंगे, मतलब एक टीम वर्क, एक टीम में रह के काम करना। तो एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब यहाँ पर होता है टीम वर्क। ठीक है, तो फ्यूल का ये कहना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम के सारे एम्प्लॉयज़ एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है, एक होके काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रो करेगी और सिस्टमेटिकली वर्क हो पाएगा। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजर या हर एक एम्प्लॉय अपना अपना अलग अलग दिशा में भाग रहा है, ठीक है, अपनी अलग ईगो में रहता है, तो वहाँ पर हार्मोनियल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पाएंगी, अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से हेनरी फ्यूल ये बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी रहनी आवश्यक है। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए। ये टीम स्पिरिट एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इस प्रिंसिपल के लिए। टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट को एक टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए, एक हार्मोनी प्रमोट करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ एक टीम में रहकर, एक टीम की तरह मिलकर काम करें। मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के खिलाफ भड़का रहा है या एक दो एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई करवा रहा है। नहीं, अगर ऐसा होगा
तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगी। तो मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम लेके काम करें। फ्योल इंसिस्ट ऑन टीम वर्क। फ्योल ने हमेशा टीम वर्क पर फोकस किया है। He suggested that every employee in the organization must consider him as a part of a member of a team and try to achieve the team goal. तो हेनरी फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को अपने आप को टीम का एक मेंबर मानना चाहिए और टीम के जो गोल्स हैं, टीम के जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एम्प्लॉय को भी देखिए, मैनेजमेंट को तो ये प्रयास करना ही चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ टीम में रह के काम करें, साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप को टीम का हिस्सा माने और जो टीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए काम करें। देखिए आगे लिखा है, मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अपनेपन की फीलिंग को क्रिएट करना चाहिए। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को लगे कि वो अपने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में उनका अहम रोल है। देखिए आगे क्या कहता है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशंस विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि मैनेजर को अपने कॉन्वर्सेशन में जब भी वो बात करे, उसको आई की जगह वी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको आई का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आई विल डू, आई विल टेक एक्शन, आई विल सजेस्ट। तो आई का प्रयोग ना करते हुए उसको वी का प्रयोग करना चाहिए कि वी विल डू, वी ऑल टुगेदर विल डू द वर्क। तो अगर वो ऐसा करेगा तो इससे एक टीम स्पिरिट की भावना जो है वो और बढ़ेगी। तो जब कभी भी मैनेजर्स वर्कर के साथ बात कर रहे हैं तो आई की जगह वी का इस्तेमाल करें। दिस विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। अगर वो ऐसा करेंगे, आई की जगह वी का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट क्रिएट होगी, एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, और जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट होगी। इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज़। और इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पेनल्टीज़ लगने का जो सिस्टम है वो भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि जब सारे लोग मिलके काम करेंगे तो कोई गलती होगी नहीं और एक दूसरे की हेल्प करके काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे, तो जो पेनल्टीज़ लगने का जो प्रावधान है वो भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए, अगर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहला पॉजिटिव क्या होगा कि इससे टीम स्पिरिट डेवलप होगी। इट डेवलप्स टीम स्पिरिट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ एक टीम की तरह काम करेंगे। और क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जो उस टीम के गोल्स हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, वो समय पर अचीव हो पाएंगे। और यदि ये प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किया गया, हर जगह मैनेजर आई इस्तेमाल कर रहा है, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसे में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि टीम गोल में नॉट बी अचीव। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सकता है ना हो पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट भी क्रिएट नहीं होगी, हर कोई अपना इंडिविजुअल काम करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा होने में समस्या उत्पन्न होगी। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो देखिए, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। देखिए, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपरवाइजर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। देखिए, हेनरी फ्योल ने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्केलर चेन होती है या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जिसमें कि
इसको हम चेन ऑफ सुपरवाइज़र्स भी कहते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर है, जो टॉप पर है वो ए है, फिर उसके नीचे जो दो डिपार्टमेंट आप इनको मान सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट और ये दूसरा डिपार्टमेंट। तो ये ए के जस्ट नीचे बी है, फिर उसके नीचे सी है, फिर उसके नीचे डी है। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो ए के नीचे ई है, फिर ई के नीचे एफ है और एफ के नीचे जी है। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन ऑफ अथॉरिटी रहती है। अब हम अगर अपने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी मेंटेन रहती है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स में जो लीडिंग स्टूडेंट होता है वो होता है मॉनिटर। फिर मॉनिटर के बाद आता है उस क्लास का क्लास टीचर, फिर क्लास टीचर के बाद आता है उस डिपार्टमेंट का एचओडी। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट का एक टीचर हेड होता है, सीबीएसई डिपार्टमेंट का एक टीचर हेड होता है, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है प्रिंसिपल। तो ये जो चेन ऑफ अथॉरिटी है, ये ऐसी अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी, इसको हम स्केलर चेन भी बोलते हैं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाती है। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि जब कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन का फ़्लो हो इन ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से होना चाहिए। इस लाइन ऑफ अथॉरिटी में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, वो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हर मैनेजर या हर एम्प्लॉय से होकर गुजरना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए इस ऊपर वाले फिगर में डी को कोई इन्फॉर्मेशन ए तक पहुंचानी है, तो डी वो इन्फॉर्मेशन सी को देगा, सी इन्फॉर्मेशन बी को देगा, बी इन्फॉर्मेशन ए को देगा। और मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन ए को जी तक पहुंचानी है, तो ए पहले ई को देगा, फिर एफ को देगा, फिर जी को देगा। तो कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो हर पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप एज अ स्टूडेंट, आप एज अ क्लास के स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास में, तो आप उस प्रॉब्लम को पहले अपने मॉनिटर को बताएंगे, फिर वो मॉनिटर क्लास टीचर को बताएगा, फिर वो क्लास टीचर अपने जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपको एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो एग्ज़ामिनेशन हेड को बताएंगे, फिर वो एग्ज़ामिनेशन हेड किससे डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। तो हर एक जो चेन का जो भी पार्ट है वो हर एक व्यक्ति के पास से वो इन्फॉर्मेशन गुजरनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाएगा। आप यदि सीधे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है और आप सीधे प्रिंसिपल के पास चले गए वो प्रॉब्लम डिस्कस करने, तो वो प्रॉब्लम के बारे में आपको आपके क्लास टीचर को पता ही नहीं लग पाएगा, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, क्लास टीचर की रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होना चाहिए वो एक चेन को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने एक बात ऑब्ज़र्व करी कि अगर मान लीजिए कोई रूटीन इन्फॉर्मेशन है, कोई रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, तो रेगुलर इन्फॉर्मेशन तो हर एक चैनल से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इमीडिएटली पास करनी है, बहुत जल्दी पास करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस फिगर में देखिए, मान लीजिए ये डी को कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट जी को देनी है, ठीक है, और ये जो है बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी देनी है। अगर समय से नहीं दी तो वो काम नहीं हो पाएगा पूरा। अब मान लीजिए अगर डी स्केलर चेन फॉलो करे, वो सी को बताए, फिर बी के पास जाए, फिर ए के पास, फिर ए से ई, फिर एफ, फिर जी, तो ऐसे में क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन ई जी तक पहुंचनी थी वो समय पे नहीं पहुंच पाएगी और उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी है या कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, तो एक एम्प्लॉय डायरेक्ट दूसरे एम्प्लॉय को बता सकता है। ऐसी कंडीशन को हेनरी फ्यूल ने नाम दिया गैंग प्लैंक। यहाँ पर आप देख रहे हैं गैंग प्लैंक। अगर ऐसा कभी, हेनरी फ्यूल ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है और आपको इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति को देनी है जो कि स्केलर चेन में मतलब वहाँ तक पहुँचने में आपको लग रहा है कि अगर स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट
बिना स्केलर चेन को फॉलो करे आप वो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो, लेकिन ये केवल इमरजेंसी के केस में ही होगा। और ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे गैंग प्लैंक। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गैंग प्लैंक। ठीक है, तो चलिए ये एक बार इसको पढ़ लेते हैं और ये सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या कहता है, फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। फ्योल ने क्या कहा, ये जो चेन ऑफ अथॉरिटी है, स्केलर चेन है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हर एक स्केलर चेन की हर एक की से होकर गुजरनी चाहिए, कोई भी की छूटनी नहीं चाहिए। की का मतलब कोई भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए। आगे लिखा है, इफ़ दिस चेन इज़ ब्रोकन देन देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी की मिस हो गई तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होने के चांसेस रहते हैं। बट आगे देखिए क्या कहता है, बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्गर प्रोसेस। लेकिन कभी कभार स्केलर चेन को फॉलो करना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और इमरजेंसी की कंडीशन में जब हमारे पास समय बहुत कम रहता है, उस समय अगर हम इस लंबे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो। तो ऐसे समय में क्या कहा इन्होंने, देखिए, बिकम्स अ लॉन्गर प्रोसेस एंड इफ़ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास्ड इट गेट डिलेड, वो डिले हो जाएगी। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी and urgent information, fuel permitted a shortcut in the chain which is called gangplank। तो फ्यूल ने इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टकट को परमिशन दी कि हम एक शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन वो कब, केवल इमरजेंसी की कंडीशन में, और उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो तो वो सारे जो स्केलर चेन के की पॉइंट्स हैं उन सब से होकर गुजरना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। और अगर इमरजेंसी है तो शॉर्टकट अपनाया जा सकता है, उस शॉर्टकट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। चलिए अब इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सिस्टमेटिक फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो इन्फॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो सिस्टमेटिक रहेगा, हर एक व्यक्ति को सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के पास सही इन्फॉर्मेशन सही समय से पहुंच जाएगी। दूसरा, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखिए, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाए और जिस व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी उसको वो पता नहीं चल पाए। फिर आगे, नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन का फ़्लो सही से नहीं होगा, कोई की पर्सन छूट जाएगा, तो वहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफ़ाइन नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को वो इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसको अपने पहले बॉस को देनी चाहिए थी, तो यहाँ पर जो बॉस की अथॉरिटी है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एज अ अथॉरिटी तो हर एक एम्प्लॉय को पहले इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर वाले को देनी चाहिए। तो अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा, उसकी अथॉरिटी जो है वो क्लियरली यूज़ नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल था ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स का लास्ट प्रिंसिपल था। तो आपने इस वीडियो में, जो वीडियो नंबर 2.2 है, उसमें 7 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के देखे और सारे आपने अच्छे से सीखे होंगे आई होप। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ेंगे जो कि इन सारे प्रिंसिपल्स से रिलेटेड होंगी। तो हम अगली वीडियो में आपके साथ केस स्टडी के साथ मिलेंगे और केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।